ग्रुप 16 में बेटा कौन आते हैं हमारे पास? वी हैव कैल्कोजेंस, दैट मीन्स ऑक्सीजन फैमिली। तुम्हारे पास है ओसेटिपो, ओसेटिपो मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16। इसके नीचे भी एलिमेंट होता है बट वो सारे के सारे क्या है, हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। तो हम इन्हीं लोगों को स्टडी करने वाले हैं। इन सबके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो क्या हो जाएगा बेटा, NH2 NP4। तो जैसे हम लोग ग्रुप 15 में आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पे भी वही करेंगे। ग्रुप 15 की आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 16 में से ज्यादा किसकी होगी, 15 की, बिकॉज 15 में क्या है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है ना, और इनके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है हाफ फिल्ड से, तो दे विल नॉट बी हैविंग द, दे विल इनफैक्ट विल हैव द लो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, राइट। नाउ अगर एटॉमिक रेडियाई की बात करी जाए तो एटॉमिक रेडियाई ग्रुप 15 का अगर मैं कंपेयर करूं ग्रुप 16 से, तो ग्रुप 16 का क्या होगा, कम होगा किससे, ग्रुप 15 से। ये बात तो ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसी फैमिली में हम डाउन द ग्रुप जाएं बेटा, इफ वी मूव डाउन द ग्रुप, सो एटॉमिक रेडियाई विल इंक्रीज स्मूथली। ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा होगा, सल्फर का बड़ा, सिलीनियम का और बड़ा, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, तो साइज विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप स्मूथली। नाउ इन सब में अगर बेटा हम लोग कंपेयर करना चाहे आयोनाइजेशन एनर्जी विद इन द ग्रुप, तो साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इन सब में आयोनाइजेशन एनर्जी स्मूथली डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप विद नो एक्सेप्शन। मतलब सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी ऑक्सीजन की, फिर सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, राइट। डाउन द ग्रुप जाते जाते मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है ना। तो ऑक्सीजन सल्फर्स क्या होते हैं, सिलीनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये सारे के सारे क्या होते हैं, पोलोनियम इज अ मेटल, सिलीनियम एंड टेल्यूरियम दे आर ऑल्सो मेटल्स। इनके अंदर नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी एग्जिस्ट करता है बट कम होता है। तो हम लोग मेजरली इसे किस कैटेगरी में रखते हैं, मेटल्स की कैटेगरी में ही रखते हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ। लेकिन पोलोनियम बहुत ही ज्यादा अच्छा मेटल होगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा मेटल, वेरी गुड, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ग्रुप 16 में आता है बेटा, वो आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड। इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करेंगे। देखिए हमारे पास दो टर्म्स होते हैं कोट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इनमें डिफरेंस क्या है? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेसिकली होता है मेजर ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, मेजर ऑफ एनर्जी released when an electron is added to isolated gaseous atom to form a isolated gaseous anion. So this is actually the energy which is released. जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम लोग एनर्जी रिलीज की बात नहीं करते, हम लोग बात करते हैं टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो हेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो जैसे इस बार भी सवाल आया था जेई में, हम लोगों ने हैलोजेंस के ऊपर इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दी थी ना। वैसे लेट्स से मैं आपको एक वैल्यू दे देती हूँ, लेट्स से -140, -160, -170, -180, समवॉट लाइक दिस। और मुझे ये वैल्यू सारी आप देख रहे हैं नेगेटिव में, मतलब ये सारी एक्चुअली डेल्टा एचएस है। नेगेटिव साइन हेयर इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, एनर्जी रिलीज। यहाँ नेगेटिव साइन मैथ्स वाला नहीं है। क्या बोले, -180 छोटा होगा बेटा -140 से? नो, -180 ज्यादा है। इसका मतलब 100, ये वाला जो वैल्यू है दैट इज मोर एनर्जी रिलीज कंपेयर टू दिस, राइट। तो अगर ये सारी वैल्यूज लेट्स से मुझे इनके साथ मैच करनी हुई, इनके साथ लेट्स से मैच करना है, तो मैं कैसे मैच करूंगी?
तो आई हैव टू नो द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक एक्सेप्शन पढ़ते हैं कि ग्रुप 15 में तो कम होता है, 16 और 17 में ये ज्यादा ऑपरेटिव होता है कि 3D पीरियड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ 2D पीरियड। मतलब D हटा देते, 3 और वो पीरियड की बात हो रही है यहाँ पे, 3rd पीरियड और 2nd पीरियड की बात हो रही है। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं ग्रुप 16 में जा रही हूं, ऑक्सीजन और सल्फर में कंपेयर कर रही हूं, और ग्रुप 17 में फ्लोरीन और क्लोरीन को कंपेयर कर रही हूं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी बेटा? क्लोरीन की ज्यादा होगी, किससे? फ्लोरीन से। दिस वी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉलर साइज। वी सेज द फर्स्ट एलिमेंट वांट्स टू गेन इलेक्ट्रॉन, ऑफ कोर्स क्योंकि उसका साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा है, बट इतने छोटे साइज में इलेक्ट्रॉन रखने की जगह नहीं है ना। तो ऑक्सीजन गेन तो ज्यादा ही करना चाह रहा है, मतलब उसका टेंडेंसी ज्यादा ही है गेन करने का कंपेयर टू सल्फर, बट ऑक्सीजन में शॉर्टेज ऑफ स्पेस होने की वजह से, स्मॉलर साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रखने की जगह नहीं है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन का कम हो जाता है सल्फर से, क्लोरीन का कम होता है फ्लोरीन से। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ते ही हैं, है ना। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि हम इन दोनों का कंपेयर करते हैं, वी डोंट कंपेयर द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। मुझे रेस्ट के बारे में तो पता होना चाहिए, ऑक्सीजन क्या सिर्फ सल्फर से कम होता है या सबसे कम होता है? ये सारी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए ना। तो ओवरऑल पता ये चलता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अगर मैं ऑर्डर बताऊं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा सल्फर की होती है, फिर सिलीनियम की होती है, फिर पोलोनियम, और सबसे कम हो जाती है ऑक्सीजन की। ऐसे नहीं कि ऑक्सीजन सिर्फ सल्फर से कम होता है, ऑक्सीजन सबसे कम हो जाता है, लीस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बनती है ऑक्सीजन की। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा है ना। इस वजह से अगर मैं यहां आऊं और चीजों को मैच करूं, तो ऑक्सीजन जो एनर्जी रिलीज करेगा, जो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो क्या होगी? सबसे कम एनर्जी। मतलब ऑक्सीजन की वैल्यू कौन सी होगी? ये वाली। सल्फर सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब सल्फर की वैल्यू कौन सी होगी? -200। सोचो आप मैच कर पा रहे हैं। सिलीनियम थोड़ी सी ज्यादा रिलीज करेगा, बट सल्फर से कम रिलीज करेगा, मतलब 180। टेल्यूरियम 170 और पोलोनियम 160, और सबसे कम कौन रिलीज कर रहा है? ऑक्सीजन। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज हम लोग जो है मैच करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इनके साथ या तो इनके ऊपर सवाल ग्रुप 17 से आएंगे या ग्रुप 16 से आएंगे, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सल्फर से कम होती है ऑक्सीजन की, या फिर मैं बोलूं सबसे कम होती है ऑक्सीजन की। द रीजन इज, तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, मतलब एनर्जी जो वो रिलीज करेगा वो क्या होगी? सबसे कम। इसलिए वो सबसे कम वाली एनर्जी जो है वो रिलीज कर रहा है ऑन गेनिंग अ इलेक्ट्रॉन। एम आई क्लियर टिल नाउ? एनी डाउट? चलिए, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर ली, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर ली, आयनाइजेशन एनर्जी स्मूथली डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट भी इन सारे एलिमेंट्स में डाउन द ग्रुप जो है स्मूथली डिक्रीज करता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो स्मूथली डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग डिस्कशन करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे। जैसे आप लोगों ने देखा ग्रुप 13 और 14 तो स्ट्रिक्टली वही ऑक्सीडेशन स्टेट्स फॉलो कर रहे थे जो हम निकालते हैं, HOS, LOS एंड OOS। हम जो निकालते हैं वही एग्जैक्टली फॉलो करते हैं, उससे कोई वेरिएशन नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम 15 पर आए, वेरिएशन शुरू हुआ। नाइट्रोजन को शो करना चाहिए था +5, लेकिन वो +3 शो कर रहा था, वो -3 भी शो कर रहा था, वो वेरिएबल अदर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था इन डिफरेंट कंपाउंड्स। ऑक्साइड्स में तो आपका +1, +2, +3, +4, +5 तक चला गया है ना। वैसे ही यहाँ पर भी हम HOS और बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालेंगे, लेकिन अगेन देयर विल बी अ लॉट ऑफ वेरिएशंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले इस ग्रुप में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा? वही जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब +6, क्योंकि ये सारे क्या है? NH2NP4। तो NH2NP4 होने की वजह से इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? सबकी +6। इन सब की अगर अदर ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग बोले और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बोले, तो लोअर होगी 6 - 8 मतलब -2,
और अदर इनकी क्या होगी, +6 से 2 हटा दो, +4 भी होगी, +2 भी होगी, बट +2 के कंपाउंड जनरली नहीं मिलते, मेजर कंपाउंड्स किसके मिलते हैं, +4 के, बट +2 इज अनदर ऑक्सीडेशन स्टेट विच हैपेंस। तो टेक्निकली अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं विच इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, अकॉर्डिंग टू इनर्ट पेयर इफेक्ट इट शुड ओनली शो +6, बट ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट में +6 शो नहीं करता। ऑक्सीजन के अंदर +6 जैसा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता, +4 जैसा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन के बाद तो ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रोनेगेटिव बनता है, तो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लेगा? तो +6 नहीं होता, इसमें +4 नहीं होता, +2 होता है, +1 होता है, इसके अलावा 0 होता है, -1 होता है, -2 होता है, -½ होता है। तो ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी किसकी एग्जिस्ट करती हैं? ऑक्सीजन की। बट +4 +6 कोई भी कंपाउंड ऑक्सीजन का नहीं रहता है ना। हालांकि अगर +2 और +1 की बात करें, ये भी सिर्फ इसकी किसके साथ होती है, ओनली विद फ्लोरीन। सिर्फ और सिर्फ किसके साथ शो करता है, फ्लोरीन के साथ ही वो शो करता है। तो फ्लोरीन के साथ कैसे शो करता है जरा सोच लेते हैं एक बार। फ्लोरीन के 2 कंपाउंड्स होते हैं, एक OF2 और एक O2F2। सिर्फ यही 2 कंपाउंड में ऑक्सीजन के ऊपर इधर +1 आ जाता है, इधर क्या आ जाता है, +2। इसके अलावा ऑक्सीजन कोई भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लेता। तो आदित्य मुझे बताएगा इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ऑक्सीजन फ्लोराइड या फ्लोरीन ऑक्साइड? फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं है ये, हाँ वरुण? दोनों ही बोल सकते हैं, ऑक्सीजन का फ्लोराइड और फ्लोरीन का ऑक्साइड है। ओशियन, नवांग, ऑक्सीजन क्यों? यस भैया, अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख कर देते हैं तो क्या बोलते हैं इसे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे थोड़ी बोलते हैं ऑक्सीजन मैग्नेसाइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन कैल्साइड, ये सुने, ये सारे नाम नहीं होते ना। क्यों? क्योंकि आइड उसके नाम के आगे लगाते हैं जिसपे क्या होता है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। नेगेटिव किस पर है, फ्लोरीन पर। तो फ्लोरीन पे -1 है, तो इस पे +2 है, तो नेगेटिव इस पे है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन फ्लोराइड। आई विल नॉट बी हैविंग एनीथिंग लाइक फ्लोरीन ऑक्साइड। तो क्या फ्लोरीन का ऑक्साइड एग्जिस्ट करेगा कभी भी? नहीं, फ्लोरीन का कोई ऑक्साइड नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लोरीन खुद ही क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आई डू नॉट हैव फ्लोरीन ऑक्साइड। ना ऑक्सीजन का 0 किस में होगा, एलिमेंटल स्टेट, ओजोन या ऑक्सीजन, दोनों में। अगर -1 बोले तो आपको पता ही है, पेरोक्साइड्स में ऑक्सीजन इज ऑलवेज -1, H2O2 टाइप या BaO2 टाइप, जो भी पेरोक्साइड्स है उसमें ऑक्सीजन का क्या रहता है, -2। इसका किस में रहता है, नॉर्मल ऑक्साइड्स में, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड एक्सेट्रा में। -½ इसका किस में रहता है, सुपर ऑक्साइड में, जैसे कि KO2, दिस इज अ सुपर ऑक्साइड। सीजियम ऑक्साइड इज अ सुपर ऑक्साइड। इन सब सुपर ऑक्साइड्स में इसका क्या रहता है, -½ यहां तक बात क्लियर हुई? तो ऑक्सीजन +5 और +6 और +4 जो कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके ग्रुप के, वो शो नहीं करता बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ सिमिलरली अगर सल्फर की तरफ चले तो बेटा सल्फर -2 तो शो करता है, ठीक। सल्फर 0 भी शो करता है, -2 किस में, H2S में, +2 -2। 0 किस में, वही एलिमेंटल स्टेट S8 में है ना, या फिर खाली सल्फर वाली स्टेट पे। और क्या शो कर सकता है, +4 भी शो करता है। +4 किस में शो करता है, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सल्फाइड आयंस में, ठीक। +6 वही सल्फेट आयन से सल्फर ट्राइऑक्साइड्स में है ना। तो +6 और +4 शो कर सकता है। +2 इसके लिए रेयर है, रेयर होता है +2, इसलिए हम लोग इसका +2 कंसीडर ही नहीं करते। तो विल मेनली हैव +6, +4, 0 एंड -2। इफ आई टेक रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, सिलीनियम, टिलीरियम एंड पोलोनियम, इनमें से पोलोनियम -2 रेयरली शो करेगा, रेयरली। क्यों? क्योंकि पोलोनियम एक बहुत ही ज्यादा अच्छा मेटल है, और जो भी अच्छा मेटल होगा वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रहना नहीं चाहेगा।
तो इसके ऊपर -2 रेयरली हो जाएगा, ठीक। सिलीनियम टिलीरियम -2 शो करते हैं बट उतना स्टेबल नहीं होता इनका -2, +4 +6 शो करना चाहते हैं, -2 +4 +6 शो करना चाहते हैं, बट अगेन इनका -2 उतना स्टेबल नहीं है, नेगेटिव, क्योंकि इनके अंदर भी मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इनके लिए +6 उतना स्टेबल नहीं है क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट वैलिड कर रहा है, तो इनके लिए मेजरली कौन सा होना चाहिए, +4। हालांकि वेराइटी में ये तीनों ही वेराइटी नजर आती है, -2 भी, +4 भी, +6 भी, बट स्टेबल जनरली कौन सा रहना चाहिए, +4। बोलिए बात क्लियर हुई? तो ये बात होगी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट की इस पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स की। आगे चलते हैं ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स की तरफ चलते हैं। देखेंगे अगर आप नोटिस करेंगे बेटा, ग्रुप 13, 14 और 15 यही ग्रुप है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 में आप देखेंगे जब पढ़ेंगे आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये तो बड़ा डिफरेंट सी चीज होगी याद कर, जैसे 15 में हमने कल बहुत कुछ नया नया ऐसा करा ना, इस पे इतना कुछ खास नया नहीं है एक्सेप्ट 1 2 3। 17 में जाओगे और कम चीजें नई नई आ रही, और 18 में तो बस 2-3 हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन खत्म। तो इवेंचुअली आपका जो पी ब्लॉक जब आप रिविजन करें, मेजर फोकस 13, 14 और 15, 16, 17, 18 इवेंचुअली धीरे धीरे समझ आने लगता है, लेकिन 13, 14, 15 को आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। सारे कंपाउंड्स 13, 14, 15 के आप बहुत ही अच्छे से करेंगे, ठीक है। हाइड्राइड्स पर आते हैं अपने पास H2O आता है, H2S आता है, H2SE आता है, H2 बट H2PO बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज अगर H2PO मैंने बनाया तो पोलोनियम के ऊपर कौन सी स्टेट आएगी, -2। तो हम इन तीनों की बात करेंगे, H2O, H2S, H2SE, H2TE, ठीक है। अगर मैं इन तीनों के चारों की बात करूं, 1 2 3 4, इन सब में डाउन द ग्रुप वही सारी चीजें हैं जो मैंने ग्रुप 15 की हाइड्राइड्स में आपको समझाई हैं। तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, डिक्रीजेस, व्हाई, बिकॉज बॉन्ड लेंथ क्या करेगी इनकी, इंक्रीज करेगी, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो साइज क्या होता जाएगा इनका, कम होता जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या स्टडी करने वाले हैं, इन सब में अगर डाउन द ग्रुप जाऊंगी बेटा, एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, अगेन क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है तो बॉन्ड आराम से टूटेगा, तो एसिडिक कैरेक्टर विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो H2O सबसे ज्यादा स्टेबल, देन H2S, देन H2SE एंड देन H2TE। एसिडिटी की बात करें तो एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी, H2O की सबसे कम होगी, H2S सबसे ज्यादा, देन H2SE, उससे भी ज्यादा H2TE। डीकम्पोजिशन टेम्परेचर की बात करेंगे तो क्या होगा, स्टेबिलिटी घट रही है तो मतलब कम टेम्परेचर पे ये क्या हो जाएंगे, डीकम्पोज हो जाएंगे, तो डीकम्पोजिशन टेम्परेचर विल आल्सो डिक्रीज डाउन द ग्रुप। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, इधर आते हैं, एक चीज हम यहां पे समझना चाहते हैं बेटा, वो है बॉइलिंग पॉइंट। हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर जिस पर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वो होता है बेटा वैन डर वाल्स फोर्सेस। सेकंड जिस पे डिपेंड करता है वो होता है बेटा क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर वैन डर वाल्स फोर्सेस की बात करें, वैन डर वाल्स फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, मॉलिक्यूलर मास के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, ब्रांचिंग के। बट ब्रांचिंग वाला कॉन्सेप्ट इधर नहीं आएगा क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इनके लिए तो वैन डर वाल्स फोर्सेस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोलर मास के, है ना। तो भैया अगर H2O, H2SE, H2TE इन एलिमेंट्स की बात करती हूं तो डाउन द ग्रुप इनका मोलर मास क्या होगा, बढ़ेगा।
तो डाउन द ग्रुप मोलर मास बढ़ेगा तो इन सबका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। बट H2O हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए ये उठकर सबसे आगे पहुंच जाएगा। तो एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अपने पास क्या होगा, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, H2S का, देन H2SE, देन H2TE, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है बेटा, H2O का। तो अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट वॉलेटाइल कौन है तो आप बोलेंगे H2S। अब इस कॉन्सेप्ट को बेटा क्या ग्रुप 15 से रिलेट कर सकते हैं? ग्रुप 15 में भी तो हाइड्राइड्स थे ना मेरे पास, NH3, PH3, आर्सेनिक H3, एंटीमनी H3, बिस्मथ H3, यही सब थे। तो इन सब में भी बेटा अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट चेक करूं तो मोलर मास तो सबका बढ़ता जा रहा है, हाँ है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाना चाहिए। बट अगेन अमोनिया कैन फॉर्म व्हाट, बट क्या हाइड्रोजन बॉन्ड्स अमोनिया में उतने स्ट्रॉन्ग होंगे जितने वाटर में है? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे कंपेयर टू व्हाट, अमोनिया। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे बट ये सबसे आगे ना जाके कौन से नंबर पर आएगा, तीसरे नंबर पे। तो हालांकि सबसे वोलेटाइल फॉस्फीन ही होगा, लेकिन अमोनिया सबसे आगे नहीं पहुंचेगा जितना आगे वाटर पहुंचा। क्यों? क्योंकि वाटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है कंपेयर टू अमोनिया। तो इधर बॉइलिंग पॉइंट का रियल ऑर्डर होता है PH3, आर्सेनिक H3, फिर अमोनिया, फिर SbH3 एंड बिस्मथ H3। समझे बात को? इसका मात्र एक रीजन क्या है कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स उतने स्ट्रॉन्गर नहीं है जितने किसके अंदर हैं, वाटर के अंदर है। तो इसको अपने ग्रुप 15 के उसमें ऐड कर लीजिएगा। बात हुई क्लियर? इन सब पे मैं बॉन्ड एंगल की मैं बात करूंगी। बताओ बॉन्ड एंगल, हाँ कितना, 104, H2S, H2SE, H2TE, फिर से 90 के आसपास, 90 के आसपास, 90 के आसपास। क्यों? बिकॉज ऑफ ड्रैगोस रूल। तो क्या आप लोगों ने सोचा था कि ड्रैगोस रूल और किसी ग्रुप पे वैलिड होगा, जो मैंने आपको बोला था? तो ग्रुप 15 के अलावा ड्रैगोस रूल ग्रुप 16 पे भी वैलिड होता है। अच्छा, क्या ये ग्रुप 14 पे वैलिड था? नहीं। क्यों? लोन पेयर नहीं था। तो अगर आप ग्रुप 14 में चलो बेटा तो CH4, SiH4, GH4 एक्सेट्रा जितने भी चलते जाओगे सबके बॉन्ड एंगल बराबर होंगे 109 के 0.8, क्योंकि ये सारे क्या है, प्योर sp3 हाइब्रिडाइज्ड और इनमें कोई लोन पेयर नहीं है, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होने का कोई चांस ही नहीं है। जो हम लोग बोलते हैं ना ये साइज का फैक्टर आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर आ गया बॉन्ड एंगल पे, वो सारी चीजें तब ऑपरेटिव होती है जब सेंट्रल एटम पे लोन पेयर हो। सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है तो आप ये सेंट्रल एटम का साइज बढ़ाते चलो या सब्स्टिट्यूएंट एटम का साइज बढ़ाते चलो। जैसे कि आप CF4 ले लेते हो, CCl4 ले लेते हो, बॉन्ड एंगल सेम रहेगा 109.8। किसी भी एटम का रोल बॉन्ड एंगल पे सिर्फ और सिर्फ तब पड़ता है जब उसका बॉन्ड एंगल, जब उसके ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है। जब लोन पेयर नहीं होता तो सेंट्रल एटम बदल दो, सब्स्टिट्यूएंट बदल दो, बॉन्ड एंगल क्या रहता है, सेम रहता है। तो ग्रुप 14 पे तो मतलब ही नहीं है ड्रैगोस का। 15 हो गया, 16 हो गया ड्रैगोस में, 17 में क्या होगा, 17 में तो HF ही बनेगा ना। तो एक ही बॉन्ड हुआ, दूसरा बॉन्ड है ही नहीं, तो एंगल काहे का पता करेंगे हम? जब एंगल ही नहीं पता कर सकते तो कौन सा ड्रैगोस रूल, उसमें तो बॉन्ड एंगल वैलिड ही नहीं है, क्योंकि बॉन्ड एंगल तो दो बॉन्ड के बीच का एंगल होता है, उसमें तो दो बॉन्ड ही नहीं है। HF तो एक ही बॉन्ड बनाएगा ना। तो इसलिए सिर्फ आपका किस पे वैलिड है, ग्रुप 15 पे और 16 पे। और वैलिड कहाँ से होता है, थर्ड पीरियड के नीचे से। तो थर्ड पीरियड से नीचे से जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबका बॉन्ड एंगल हाइड्राइड्स पे स्पेशली किसके बराबर होता जाएगा, 90। चलिए बात समझ आई, कोई दिक्कत? अब हाइड्राइड के बाद थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हैलाइड्स के ऊपर, रिगार्डिंग हैलाइड्स।
तो भैया ऑक्सीजन तो कोई हैलाइड बनाता ही नहीं है एक्सेप्ट फ्लोराइड। ऑक्सीजन फ्लोराइड जो बना OF2 या OF, इसके अलावा तो कोई हैलाइड बनेगा नहीं उसका। अब आते हैं हम लोग सल्फर की तरफ। तो सल्फर बनाता है SF4 एग्जिस्ट, SF4 बनता है, हमने देखा है। SF6 भी बनता है, तो SF6 ऑल्सो एग्जिस्ट। SCl4 बनता है, बट SCl6 does not exist. Why? वो बेटा SiCl6 का है। हमने बोला था SiCl6 -2 नहीं बनता, वो उसका रीजन है क्योंकि सिलिकॉन का साइज छोटा होता है और वो 6 क्लोरीन नहीं ले सकता, 4 ले लेता है। इस केस में साइज आप रीजन दे सकते हो बट थोड़ा इनअप्रोप्रिएट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजंस है मेरे पास। भाई अगर 4 ऑप्शन दिया, 4 में से कोई भी सूट नहीं करा तो साइज वाला चल जाएगा, कम कहीं ना कहीं से तो जस्टिफाई करेंगे, लेकिन एप्रोप्रिएट रीजन नहीं है साइज का। साइज का रीजन से बेटर रीजंस मेरे पास एग्जिस्ट करते हैं। क्या? देखिए डाउन द ग्रुप आपको ये तो पता है ना, +6 का स्टेबिलिटी घटेगा, ये तो हमें पता है। क्यों? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट है। जैसे फास्फोरस में हम लोगों ने डिस्कस किया था, PCl5 बनता तो था ही, फॉर्म तो होता ही था, ऐसी बात नहीं है, बट अनस्टेबल होता था, है ना, बट बनता तो था, ऐसी बात नहीं है। अनस्टेबल भी सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में होता था? PCl3 के रिस्पेक्ट में। वैसे तो अच्छा खासा बनता है, हम सारे कितनी बार PCl5 की रिएक्शंस भी पढ़ते हैं और कंपाउंड भी पढ़ते हैं। बट अगर इस सवाल को ऐसे पूछूं कि PCl5 एग्जिस्ट, डज नॉट, तो मैं इसके 3-4 रीजन आपको कोट कर सकती हूँ। एक तो ऑफकोर्स साइज फैक्टर जो आप लोगों ने बताया, वो कैसे? भाई फास्फोरस और सल्फर में से साइज छोटा किसका होगा? सल्फर का, क्योंकि लेफ्ट से राइट साइज छोटा होता है, तो सल्फर का साइज छोटा भी है फास्फोरस के हिसाब से और 6 क्लोरीन भी है, ज्यादा क्लोरीन हो गए ना, तो साइज फैक्टर के हिसाब से PCl5 ठीक है, SCl6 गलत है साइज फैक्टर। बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से? नॉट मच इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर वी आर कोटिंग हियर इज व्हाट, एज वी हैव ऑलरेडी डन कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन में दिक्कत होती है, D को हाइब्रिडाइज कराना दिक्कत का काम है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, D ऑर्बिटल का साइज छोटा नहीं हो पाता। तो बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 3D। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसमें कितने D का साइज छोटा कराना पड़ेगा? 2 का। उसमें कितने का छोटा कराना है? 1 का। क्लोरीन क्या इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि 2 का साइज छोटा करा दे? नहीं, फ्लोरीन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है ताकि 2 का साइज छोटा करा दे, इसलिए SF6 बनता है। बट क्लोरीन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि 2 का साइज छोटा करा दे, वो 1 का साइज छोटा करा देता है, इसलिए PCl5 बन सकता है, बट थोड़ा सा अनस्टेबल रहता है। एक रीजन ये, ठीक। तो ए क्लोरीन इज नॉट दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव टू कॉज रिडक्शन इन साइज ऑफ two d orbitals of sulfur to make sp3d sp3d2 hybridization। एक तो रीजन ही हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज द कॉमनली यूज्ड एक्सप्लेनेशन, वो है ऑक्सीडाइजिंग पावर्स ऑफ हैलोजेंस। डू यू रिमेंबर दिस? तो ऑक्सीडाइजिंग पावर्स में वी सेड कि फ्लोरीन इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंपेयर टू क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। यही है ऑक्सीडाइजिंग पावर का। इसमें हम लोग बोलते हैं कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो किसी भी एलिमेंट को अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक ले जा सकता है, लेकिन क्लोरीन इतना नहीं है कि इसकी बहुत हाईएस्ट तक ले जाता है। फॉस्फोरस का +5 स्टेबल कर देता है, बट सल्फर का +6 स्टेबल नहीं कर पाता। तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। Cl2 इज नॉट गुड oxidizing agent to stabilize +6 of sulfur. Do you understand this? Now इसमें आपके पास 3 रीजन है। आपको जब 4 ऑप्शन मिले, उन तीनों में से अगर ये तीनों रीजन है तो मोस्ट अप्रोप्रिएटली किसको मार्क करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग पावर को।
और चारों में से लेट्स से कोई रीजन ही नहीं है, सिर्फ एक ही रीजन है साइज फैक्टर, तो आप किसको मार्क करेंगे? साइज को। साइज फैक्टर में आपको ये देखना है कि भाई उल्टा मत कर देना, साइज ऑफ सल्फर छोटा है फास्फोरस से, इसलिए सल्फर 6 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में दिक्कत क्रिएट करेगा कंपेयर टू दैट। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स कम टू हाइड्रोलिसिस पार्ट। तो हाइड्रोलिसिस पार्ट में SF4 का हाइड्रोलिसिस होना चाहिए बेटा और SF6 का हाइड्रोलिसिस होना चाहिए, इनकी हाइड्रोलिसिस की मैं बात करूंगी। लेकिन हाइड्रोलिसिस SF4 का बहुत ज्यादा एक्सटेंट पे होता है देन SF6, तो SF4 अंडरगो हाइड्रोलिसिस फास्टर देन SF6। हाइड्रोलिसिस फास्टर देन SF6। तो SF6 का एक्चुअली हाइड्रोलिसिस नहीं होता, दिक्कत देता है, जबकि PCl5 का हाइड्रोलिसिस हो जाता है। d ऑर्बिटल तो बेटा सल्फर के पास है, d ऑर्बिटल सल्फर के पास SF4 में भी है, SF6 में भी है। एक्चुअली में इन जनरल क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस डायरेक्टली डिपेंड करता है कोवेलेंसी पे। जितना ज्यादा कोवेलेंसी होगा उतना ज्यादा हाइड्रोलिसिस होगा। तो कोवेलेंसी किस पे डिपेंड करता है? सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट पे। जितना ज्यादा सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना कोवेलेंसी होगा अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, है ना। तो एक बात बताओ, SF6 और SF4 में से इसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ज्यादा कोवेलेंसी रख रहे हैं कंपेयर टू दिस, तो हाइड्रोलिसिस इसका होना चाहिए पर इसका नहीं होता। जबकि PCl5 में हाइड्रोलिसिस होता है, फास्टर भी होता है, क्यों? क्योंकि कोवेलेंसी ज्यादा। एक्सप्लेन्ड। यहां क्या चक्कर है? यहां एक्चुअली चक्कर है स्टेरिक हिंड्रेंस का। और स्टेरिक हिंड्रेंस का क्या चक्कर है? देखो भैया, SF4 का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। sp3d sp3d होगा। इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा। इसमें लोन पेयर्स कहां लगेंगे बेटा? वेयर टू पुट लोन पेयर्स? नो, इधर नो। लोन पेयर्स आर ऑलवेज प्लेस्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन अकॉर्डिंग टू बेंस रूल। बेंस रूल के हिसाब से लोन पेयर हैज टू कम ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। लोन पेयर हैज टू कम ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो अगर लोन पेयर यहाँ आया तो 4 फ्लोरीन ये आगे, है ना भैया। इसमें ना थोड़ा सा जगह है हाइड्रोलिसिस का, क्यों? क्योंकि अभी इतना क्राउडेड तो है नहीं, तो वाटर जो है आराम से सल्फर के d ऑर्बिटल में अप्रोच कर सकता है और करवा सकता है हाइड्रोलिसिस। लेकिन अगर मैं SF6 बनाऊं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d2 with no lone pairs. तो can I have any empty space over here? No. सल्फर का साइज छोटा ही है, फ्लोरीन 6 लगा दिए गए हैं उसके हिसाब से, और कहीं से भी इफेक्टिव साइज या तो खुला हो गया ना थोड़ा सा लोन पेयर आने की वजह से, देयर इज अ एम्प्टी स्पेस। मोर ओवर सिर्फ 3 ही बॉन्ड नीचे, मतलब इनके बीच का बॉन्ड एंगल भी ज्यादा और यहाँ तो बॉन्ड एंगल भी 90 है, तो जगह इनके बीच में क्या है? कम है। तो वाटर यहाँ पे अप्रोच नहीं कर पाता बिकॉज फ्लोरीन के लोन पेयर और ऑक्सीजन के लोन पेयर में क्या होने लगता है? रिपल्शंस होने लगता है। तो बिकॉज ऑफ स्टेरिक रिपल्शंस बिटवीन फ्लोरीन लोन पेयर एंड H2O, नो हाइड्रोलिसिस अकर्स। या फिर आप बोलो कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो गई है SF6 में, इतनी भीड़ भाड़ में वाटर सेंट्रल एटम के d ऑर्बिटल को अप्रोच नहीं कर पाता है, इस चक्कर से हमारा वो नहीं होता है, हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। तो आप PCl5 में देख रहे हैं कैसे हो सकते हैं? एक तो एक्सियल बॉन्ड्स लंबे हैं, है ना, लंबे होने के कारण भी थोड़ी जगह ज्यादा है, तो जगह की बात होती है। देखो भाई बहुत सारी चीजें हैं, घर पे बुलाना चाह रहे हैं, हमारे घर पे मेहमान है, अब घर ही एक कमरे का है जिसमें एक ही सोफा है, जिसपे तुम बैठ गए, तो मेहमान को कहाँ बैठाओगे? सर पे। सेम चीज हम चाह रहे हैं कि हमारे पास d ऑर्बिटल है, वाटर आके अटैक करे, हाइड्रोलिसिस करे, लेकिन वाटर को जगह मिले, अप्रोच करने दोगे वाटर को, तभी कोई कहानी होगी ना।
तो SF6 में दिक्कत होती है, PCl5 और SF4 में हाइड्रोलिसिस हो ही जाता है। PCl3 का हाइड्रोलिसिस हमने कल डिस्कस ही किया था। PCl3 का हाइड्रोलिसिस हमें क्या देता है, क्या देता है, PCl3 का हाइड्रोलिसिस हमें क्या देता है, फॉस्फोरस एसिड प्लस HCl, क्योंकि OH किस पे लगेंगे, फॉस्फोरस पे, और H किस पे लगेगा, Cl पे, तो HCl निकलेगा प्लस फॉस्फोरस एसिड बनेगा POH होल थ्राइस विच टॉटमराइजेस टू H3PO3। बात क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। हम लोग अब डिस्कस करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन को कैसे प्रिपेयर करना है, O2 को कैसे प्रिपेयर करना है, O2 के रिएक्शंस क्या है। O2 के तो सिंपल से रिएक्शंस है, ऑक्साइड से बनाएगा ऑक्सीजन, और क्या रिएक्ट करेगा, ऑक्साइड से बनाएगा, है ना। तो O2 की सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन क्या होती है बेटा, लैब में ऑक्सीजन प्रिपेयर करने का एक ही तरीका है, डीकम्पोजिशन ऑफ KClO3। KClO3 को डीकम्पोज करिए, आपको मिलेगा KCl प्लस ऑक्सीजन गैस। यू कैन बैलेंस द केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंगली। नाउ व्हाट काइंड ऑफ अ रिडॉक्स, इज इट रिडॉक्स और नॉट? इज इट रिडॉक्स? नॉट रिडॉक्स, ये मालूम नहीं, नॉट रिडॉक्स। वरुण, नॉट रिडॉक्स है, रिडॉक्स है। अच्छा, कैसे हुआ रिडॉक्स? देखो, पोटेशियम तो +1 से +1 में गया, नो चेंज। Cl कितना होगा, -6 + 5 या -1। देखो Cl का चेंज हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज, रिडक्शन। और ऑक्सीजन 3 अगर -6 में, तो 1 किस में हुआ, -2 में, और यहाँ किस में पहुंच गया, 0 में। तो -2 से 0 क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो KCl3 में Cl जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। कंपाउंड एक ही है बट एलिमेंट्स 2 डिफरेंट है। एक ही कंपाउंड के 2 डिफरेंट एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं। इस तरीके के रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडॉक्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन हम ऑक्सीजन का जो करते हैं वो यही करते हैं, KClO3 का डिकम्पोजिशन। अगर ऑक्सीजन के रिएक्शन पर आएंगे तो ऑक्सीजन रिएक्ट करके बेटा क्या बनाने वाला है, ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स कितने तरीके के होते हैं, बस डिफरेंट ऑक्साइड्स। हाँ, कितने तरीके, 4 3 4 तरीके के होते हैं। कैसे भैया, न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी तो होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो बताओ कितने न्यूट्रल पढ़ लिए, तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स के एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। यही 3 ऑक्साइड्स है जो न्यूट्रल है, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। एसिडिक ऑक्साइड CO तो नहीं है ना, CO2। हाँ, CO2 एक एसिडिक ऑक्साइड हो गया, B2O3 हो गया, SiO2 हो गया, SiO हो गया, जर्मेनियम ऑक्साइड हो गया, डिस्टिंक्टली एसिडिक्स होते हैं, है ना। तो ग्रुप 13 में तो सिर्फ B2O3 आता है, और बाकी सब ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड एम्फोटेरिक होते हैं। हाँ, उसके ग्रुप 15 में आते हैं। तो ग्रुप 15 में NO और N2O तो न्यूट्रल हो गए, ये वाले तो 2 हट गए।
इसके आगे जो तीन है वो तीनों के तीनों क्या है, एसिडिक। तो कौन से अपने पास, N2O3, N2O4 एंड N2O5, ये हो गया एसिडिक। फास्फोरस के ऑक्साइड्स क्या हैं, एसिडिक। तो P2O3 या P4O6 या फिर P4O10, ये भी एसिडिक है ना। तो ये सारे ऑक्साइड्स अपने क्या हैं, एसिडिक। अच्छा सल्फर में भी आते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स भी तो एसिडिक हैं। सल्फर के ऑक्साइड्स भी एसिडिक होते हैं बेटा, SO2, SO3, ये तीनों ऑक्साइड्स, दोनों ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। इसके ऊपर भी हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड की बात करते हैं। बेसिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, सोडियम, मतलब मेटल ऑक्साइड्स ले लो, सारे अल्कलाइन मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वह एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड। तो अल्कली मेटल ऑक्साइड, अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड, इसमें एक्सेप्ट कर दो बेरिलियम ऑक्साइड, बीईओ को हटा दो, सारे के सारे क्या है, मेटालिक ऑक्साइड्स, ठीक। और भी मेटालिक ऑक्साइड्स कौन से होंगे, जो भी ग्रुप आपका ये है 13, 14, 15, उसमें जो लास्ट के एलिमेंट्स है वो सारे मेटल है, उनके ऑक्साइड्स भी हमारे क्या होंगे, मेटालिक ऑक्साइड। लेकिन मेजरली कौन से रहेंगे, ये वाले। या फिर आप डी ब्लॉक के जो मेटल्स लेते हो आप, कॉपर ऑक्साइड, ये सारे, ये भी इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो एक्सेट्रा। एम्फोटेरिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, एम्फोटेरिक कौन सा पढ़ लिया, बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, टिन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, लेड के भी दोनों ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक। गैलियम ऑक्साइड, यस, ठीक। तो ये सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, तो ये ऑक्साइड्स पता रहने चाहिए, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, सबके एग्जाम्पल्स हमें अच्छे से ऑन द टिप्स रहने चाहिए, सवाल पूछा जाता है। बात क्लियर हो गई, कोई डाउट? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इन सब के रिएक्शंस में कुछ नहीं है, जो भी एसिडिक ऑक्साइड है उसे पानी में डालो एसिड बन जाएगा, बेसिक ऑक्साइड है पानी में डालो बेस बन जाएगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे एक आधा रिएक्शन हम लोग लिखते हैं ना, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl टू गिव जिंक क्लोराइड, similarly zinc oxide reacts with NaOH to form sodium zincate, ठीक। Similarly aluminium oxide reacts with HCl to form aluminium chloride plus water. Similarly aluminium oxide reacts with NaOH forming sodium aluminate NaAlO2 plus water, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शन जो है आपको ध्यान रखने हैं। एम्फोटेरिक के एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन होते हैं।